सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेंडर पर सियासी जंग की। जी हां, देश में अफवाहों का बाजार गर्म है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कथित किल्लत की खबरों ने लोगों में घबराहट फैला दी है। शहर शहर पेट्रोल पंप से लेकर गैस एजेंसियों तक लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी बैठक बुलाई, लेकिन उससे पहले संसद से लेकर सड़क तक जबरदस्त हंगामा भी हुआ। एक तरफ गैस गोदाम में एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें, घबराहट में खरीदारी की वजह से एलपीजी को लेकर संकट जैसे हालात, तो दूसरी तरफ इन तस्वीरों को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने भी हाथों हाथ लपक लिया और संसद से सड़क तक सरकार को एलपीजी को लेकर घेरा। आज संसद के बाहर इंडिया गठबंधन के दल पोस्टर बैनर के साथ पहुंचे। सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार की विदेश नीति फेल हो गई, सरकार की सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा गई, एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो पा रही और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव में चले जाइए, कस्बों में चले जाइए, शहरों में चले जाइए, एलपीजी की कमी है। नवरात्र के महीने में, ईद के महीने में हर जगह कमी दिखाई पड़ी। इतना अच्छा काम चल रहा है, डेवलपमेंट काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काम है, जीडीपी अभी तक तो बहुत अच्छा ही है। ये तो देश को सपोर्ट करने बजाय इस समय ये तो इसमें भी सिली पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात। आप जनता से जाकर पूछिए कि ऑर्डर्स लिए जा रहे हैं पर डिलीवरीज नहीं हो रही हैं गैस सिलेंडर्स की, और किसानों के लिए भी मौसम ऐसा हो गया है, माहौल ऐसा हो गया है कि उनको भी आने वाले समय में दिक्कत होने वाली है। सोइंग सीजन शुरू होने वाला है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए विपक्ष की मांग थी कि हम लोग सदन के अंदर इसकी चर्चा करें, पर इसकी चर्चा नहीं होने दी। हालांकि सरकार का दावा कि न तो पेट्रोल डीजल का स्टॉक कम है न एलपीजी का, ये महज अफवाह है जिस पर भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप को सप्लाई करने वाले टर्मिनल्स पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। ये बात अलग कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच संकट गहरा सकता है, लेकिन भारत सरकार का दावा ये कि अभी पैनिक का समय नहीं। सरकार कमर कस चुकी है, जिसके तहत कमर्शियल सप्लाई को रोक दिया गया। वॉर सिचुएशन में घर घर सिलेंडर पहुंचाना पहली प्राथमिकता है। लोगों से एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होने की अपील की गई, क्योंकि एलपीजी आयात किया जाता है जबकि पीएनजी का 50% उत्पादन भारत में होता है। इसके लिए 3 महीनों की डेडलाइन भी तय की गई। भारत सरकार ने कमर्शियल एलपीजी का क्वांटिटी 20% से बढ़ाकर 50% किया, और उसमें भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, कम्युनिटी किचन्स या कैंटीन्स, सब्सिडाइज कैंटीन्स जो राज्य सरकार या लोकल बॉडीज चलाती हैं, उन सभी को प्रायोरिटी दी जाए। फिलहाल हकीकत और अफवाह के बीच आम आदमी फंसा है, क्योंकि एक तरफ सरकार लोगों से संयम बरतने की अपील कर रही है, तो विपक्ष का सिलेंडर पर सियासी वार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अफवाहों का असर कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी तस्वीर देश के अलग अलग शहरों से सामने आ रही है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की किल्लत की खबरों ने लोगों में ऐसा डर पैदा किया कि रातों रात लंबी लाइनें लग गई। कहीं धक्का मुक्की तो कहीं मारपीट तक की नौबत आ गई, जबकि सरकार साफ कह रही है कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सवाल ये कि आखिर अफवाहों का ये फ्यूल कौन भर रहा है और कब थमेगा ये हंगामा। अभी तक इंडियन ऑयल ने 25 दिन कर रखा था, कल से 35 दिन कर दिया, तो उसमें पब्लिक पैनिक हो रही है। बहुत बार बुक किया पर बुक नहीं हो रही गैस। बुक नहीं हो रही है, क्या कारण है जो बुक नहीं? आज मैंने केवाईसी कराया है तो मैंने ये अभी मैसेज डाला, ये आया मैसेज। शहर शहर अफवाह का टैंक फुल है। 30 दिन हो गया अभी तक की नहीं आई। कितने दिन हो गया? 30 दिन। 30 दिन हो गया। अभी क्या बता रहे हैं? कह रहे अभी बुक नहीं है, अभी तक आई नहीं है। गैस तो हम 1 महीने के ऊपर हो गया बुक करा रहे हैं, बुक नहीं हो रही। पता चला केवाईसी नहीं है।
हंगामा चालू है, अक्ल की बत्ती गुल है। हमारे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि फिलहाल देश में न पेट्रोल की कमी है, न ही डीजल की किल्लत। एलपीजी सिलेंडर का भी स्टॉक पूरा है, लेकिन अफवाहों का पेट्रोल और डर का इंजन जब दोनों साथ चलते हैं तो फिर शहर शहर लाइन लगनी तय है। आगरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही खाड़ी में संघर्ष की खबरें तेज हुई, वैसे ही शहर में एक और खबर ने आग पकड़ ली कि पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है। जैसे जैसे रात गहराती गई, पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ती गई। हर किसी को एक ही डर की पेट्रोल मिलेगा या नहीं, लिहाजा बाइक, कार, स्कूटी लेकर लोग टैंक फुल कराने के लिए निकल पड़े। सिद्धार्थनगर की कहानी भी अलग नहीं है। ये शहर भी अफवाह गैंग की गिरफ्त में आ गया और देखते ही देखते पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइन लग गई। सैकड़ों लोग अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाने लाइन में लग गए और रात से लेकर सुबह तक पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइन लगी रही। कुछ नहीं बता रहे, कह रहे तेल हमारे यहाँ अभी नहीं है, तेल जब आएगा तो मिलेगा। बोल रहे हैं कि भाई पेट्रोल फिलहाल है नहीं है, अभी रात में गाड़ी जाएगी तो लेके आएगी, कल दोपहर 2 बजे के बाद शायद मिल सकता है। कई पेट्रोल पंपों पर दौड़िए जो है नहीं मिल रहा है, समय से सुविधा प्रदान हो रही है। लेकिन इस बीच पहले मैं के चक्कर में बात मारपीट तक पहुंच गई और पेट्रोल भरवाने के लिए लाइन में लगे लोग आपस में भिड़ गए और जमकर सिर पटवल हुई। पेट्रोल और डीजल ही नहीं, अफवाहों का असर एलपीजी पर भी दिख रहा है और एक बार फिर लखनऊ में भारी भीड़ एलपीजी के लिए देखी जा रही है। अफवाह ने जोर पकड़ा कि देश में एलपीजी की भारी किल्लत होने वाली है, लिहाजा लोग सब काम छोड़कर मिशन एलपीजी में जुट गए। अमेठी में तो ऐसी दहशत है कि एलपीजी सिलेंडर के लिए रात में ही लाइन लग गई और लोग चारपाई डालकर गैस गोदाम के बाहर ही बैठ गए ताकि सुबह सुबह एलपीजी सिलेंडर का दीदार हो जाए। गैस लेका है यही बड़े बैठा है, सवेरे लाइक जाप हाँ ना है तो गैस ही न मिले। कहते हैं कि कल आना, अब कल आएंगे, फिर पीछे लग जाएंगे लाइन, फिर नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम लोग रात भर रुकने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दिन से लाइन लगाए हैं। आज सुबह हम आए थे, 3 सिलेंडर था, मतलब तीसरे नंबर पे था मेरा, मतलब गाड़ी दूसरे लदवा के कहीं और भिजवा दिया गया, हमको सिलेंडर नहीं दिया गया। वहीं देवरिया में गैस सिलेंडर को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। गैस एजेंसी के बाहर सुबह 5 बजे से लाइन में लगने के बावजूद लोगों को 2 दिनों से सिलेंडर नहीं मिला, तो गुस्से में देवरिया गोरखपुर रोड पर जाम लगा दिया। 2 दिनों से गैस मिल नहीं रहा, हम लोग सुबह से 5 बजे तक लाइन लगाए हैं और पहले से बुक हो चुका है। मेरठ में तो एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर जब ग्राहक ने गैस एजेंसी के कर्मचारी से सवाल पूछा तो उल्टे कर्मचारी ने ग्राहक को ही पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने इस मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया। हालांकि जी मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इन तमाम हंगामे और बवाल के बीच सवाल ये है कि क्या सच में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की किल्लत है या बस अफवाहों का शोर सुनकर लोग पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं। आलम यह है कि देर रात कुछ पेट्रोल पंप के शटर गिरा दिए गए। इसकी वजह स्टॉक की कमी नहीं बल्कि भीड़ और अव्यवस्था थी। इसलिए अफवाहों पर मत जाइए, अपनी अक्ल लगाएं और भीड़ चाल में मत फंसिए। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच तेल और गैस संकट की अफवाहों ने लोगों को कतारों में खड़ा कर दिया है। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है कि अफवाहों में ना जाएं, देश में कोई संकट नहीं है, लेकिन इसके बाद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं। इंदौर से लेकर हैदराबाद और गुजरात से कर्नाटक तक लोग पेट्रोल पंप पर लाइनों में खड़े हुए दिखाई दिए। इस दौरान पेट्रोल पंप कर्मचारियों से कई जगह लोगों की झड़पें भी हुई। 12 शहरों से आई 12 तस्वीरों में आप देश की हालत देख सकते हैं। यूपी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर योगी सरकार सख्त एक्शन मोड में है। जमाखोरों और कालाबाजारियों पर लगातार छापेमारी हो रही है। हजारों ठिकानों पर कार्रवाई के साथ साथ कई एफआईआर भी दर्ज हो चुकी हैं। सरकार का साफ संदेश है कि सप्लाई पूरी तरह सामान्य है, लेकिन अफवाह फैलाने वालों की
अब खैर नहीं। आपदा में सेवा और सेवा में संवेदना और संवेदना से उसके समाधान तक पहुंचाना, जो पिछली सरकार समस्या को समस्या बने रहने में ही अपना हित मानती थी। यूपी में अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि पेट्रोल डीजल की किल्लत की झूठी खबरें फैलाकर लोगों में डर का माहौल बनाने की कोशिश की तो कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी में जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ एक्शन ने एक मिसाल पेश कर दी है। 12,732 से भी ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे गए। 25 गैस सप्लायर समेत 177 पर FIR की गई। 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 4,108 गैस सप्लायर्स पर नजर रखी जा रही है। 24 घंटे का एक्टिव कंट्रोल रूम बनाया गया है और साफ साफ चेतावनी दी गई है कि नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया और लोकल लेवल पर पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही थीं, जिससे कई जगह पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलने लगीं। इसी तरह LPG सिलेंडर को लेकर भी भ्रम फैलाया गया और लोग बिना जरूरत के गैस एजेंसियों पर पहुंचने लगे। योगी फोर्स के एक्शन की ये तस्वीर आजमगढ़ से आई है, जहां ढाबे पर छापेमारी करने योगी फोर्स पहुंची तो यहां एक ढाबे से कमर्शियल की जगह 10 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इस संबंध में जो भी संचालक है उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ही कुछ बलिया में भी हुआ, जहां जांच टीम ने गैस एजेंसी के संचालक पर LPG की कालाबाजारी के आरोप में FIR दर्ज की। रिकॉर्ड्स के मुताबिक एजेंसी में 55 गैस सिलेंडर होने थे, लेकिन छापेमारी के दौरान 536 खाली सिलेंडर मिले। इतनी बड़ी संख्या में खाली सिलेंडर मिलते ही प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अब यूपी की पुलिस और प्रशासन ऐसे लोगों की पहचान कर रही है जो जानबूझकर झूठी खबरें फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी गई है। फेक मैसेज और पोस्ट करने वालों को ट्रैक किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। योगी सरकार का साफ कहना है कि यूपी में पेट्रोल, डीजल और LPG की कोई कमी नहीं है। सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। ऐसे में अफवाह फैलाना सिर्फ कानून का उल्लंघन ही नहीं बल्कि आम जनता को परेशान करने की साजिश भी है। CM योगी के निर्देश के बाद जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और कहीं भी अनावश्यक भीड़ जुटने पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर यूपी में गैस और तेल को लेकर अफवाह फैलाना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि योगी फोर्स पूरी तरह से एक्शन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात यूपी में योगी फोर्स पर सवाल उठाने वाले AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की, जिन्होंने ईद के मौके पर जोश में योगी फोर्स को एनकाउंटर की धमकी तो दे डाली, मगर अब योगी फोर्स उनके खिलाफ एक्शन में आ गई है। ओवैसी की पार्टी AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने अपनी मजहबी राजनीति चमकाने के लिए योगी की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल खड़ा किया। एनकाउंटर करने वालों के एनकाउंटर की धमकी दी तो पुलिस ने जवाब दिया। AIMIM के 3 नेताओं को गिरफ्तार किया। इसमें वेस्ट यूपी के अध्यक्ष मेहताब चौहान, महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी और मेरठ महानगर सचिव रजी सिद्दीकी शामिल हैं। भड़काऊ भाषणबाजी करने वाले AIMIM अध्यक्ष शौकत अली और उनके 2 सियासी साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दबिश दी जा रही है। इस संबंध में थाना लोहिया नगर मेरठ में सुसंगत धाराओं में 6 नामजद और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कुल 3 लोग हिरासत में हैं। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। टीमों का गठन किया जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी के चहेते शौकत अली ईद के मौके पर मेरठ में आयोजित एक कार्यक्रम में थे, जहां उन्होंने अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधते हुए भड़काऊ बयान दिया। आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वालों का भी इनकाउंटर होगा। अपने नेता की भड़काऊ बयानबाजी और उनके मुखिया ओवैसी ने भी चुप्पी साध ली। नहीं, वो तो राजनीति राजनीति गर्म ही रहना चाहिए, तभी तो आप और हम लोग काम कर सकेंगे, वरना आप भी काम नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। मगर मेरठ पुलिस ने शौकत अली पर एनकाउंटर को दिए गए बयान के सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। अब आलम यह कि योगी फोर्स पर सवाल उठाने वाले शौकत अली अब खुद उसी योगी फोर्स के डर से भागे हुए घूम रहे हैं, मगर उनकी दौड़ ज्यादा देर चलेगी नहीं, क्योंकि योगी फोर्स किसी को छोड़ती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बंगाल की सियासत में अब मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की जोड़ी ने एंट्री लेकर चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये नई सियासी जुगलबंदी ममता बनर्जी के मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाएगी या फिर मुकाबला पहले की तरह ही टीएमसी और बीजेपी के बीच सिमट कर रह जाएगा। देखना होगा कि इस बार बंगाल में असली खेला कौन करता है। ओवैसी हुमायूं एक साथ बंगाल में क्या खेला होगा। बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी दीदी की डगर कठिन होगी। बंगाल में अब तक मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बंगाल में ओवैसी की एंट्री ने इस मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। यानी बंगाल में मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। कोलकाता में जनता उन्नयन पार्टी के फाउंडर हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टियों के बीच गठबंधन का ऐलान किया, तो बड़े मियां यानी असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर ममता बनर्जी रहीं। ओवैसी ने साफ कहा कि इस गठबंधन का सबसे बड़ा एजेंडा मुस्लिम लीडरशिप को मजबूत करना है। इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो। इस चुनाव की हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा। हम आगे भी मिलकर काम करेंगे और इस मकसद के तहत एक ऑब्जेक्टिव लेकर हम जनता के दरमियान में जा रहे हैं और हमारे को यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपने इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कामयाबी हासिल करेंगे। ओवैसी और हुमायूं कबीर के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी तस्वीर साफ हो चुकी है, जिसके मुताबिक हुमायूं कबीर की पार्टी 182 से 192 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एआईएमआईएम 8 से 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसीलिए बड़ा भाई मेरा को साथ कम से कम 20 रैली के शामिल होंगे मेरा साथ। एक साथ जोड़ के दोनों भाई 20 का पहले से मुर्शिदाबाद से शुरू होगी, पूरे 20 एक साथ में बड़ा भाई मेरे साथ रहेगी। अब सवाल यह है कि क्या बड़े मियां छोटे मियां की ये जोड़ी बंगाल में दीदी की राह मुश्किल करेगी, क्योंकि बंगाल में मुसलमानों का वोट ममता बनर्जी को ही जाता है और जब बड़े मियां और छोटे मियां की जोड़ी मैदान में है तो ममता का नुकसान तय है। इसे समझने के लिए साल 2021 में मुस्लिम बाहुल्य इलाके के नतीजे देख लीजिए। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी करीब 66.3% है और यहाँ कुल 22 सीटें हैं, जिसमें से टीएमसी को 20 सीटों पर जीत मिली थी तो 2 सीटों पर बीजेपी जीती थी। मालदा में 51.3% मुसलमान है और विधानसभा की सीटें हैं 12, जिसमें पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 8 सीटों पर कब्जा जमाया था तो बीजेपी 4 सीटों पर जीती थी। उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी 49.9% है और 9 सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटों पर दीदी की पार्टी जीती तो 2 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया। बीरभूम में 37.1% मुस्लिम मतदाता है और कुल सीटें 11, जिसमें से 2021 में 10 सीटों पर टीएमसी जीती और बीजेपी का बस खाता ही खुल पाया था। दक्षिण 24 परगना में 35.6% मुसलमान और विधानसभा की सीटें हैं 31, जिसमें से 30 टीएमसी ने जीती थी और बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था। हुमायूं कबीर की नजर इसी वोट बैंक पर है और मुसलमानों का साथ बड़े मियां और छोटे मियां को मिलता है तो यहाँ खेल बिगड़ सकता है। केवल अल्पसंख्यक समाज को ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं और ओवैसी साहब हो जाएं या और भी अन्य जितने भी दल हैं वो सब एकजुट होके आ जाए। ये लोग जो है ना सिर्फ बहकाने का काम करते हैं, बहकाने के वो अंदर जो है अगर ये मुसलमान आते हैं वही वोट डिवाइडेशन का जो है वो उनका काम होता है। ये ओवैसी साहब का गठबंधन उनसे सिर्फ एक तरीके से देखा जाए तो मुसलमानों को सिर्फ गुमराह करना है। इसमें ध्रुवीकरण होगा, वोट जो है फटेंगे, वो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति चल रही है वो आगे बढ़ेगी। इसी का हुमायूं कबीर के गेम प्लान को बीजेपी समझ चुकी है और अब खुलकर हिंदू वोट पर बीजेपी की नजर है। आज हमारे यहाँ नमाज पढ़ने का इजाजत मिलता है, पर माँ की पूजा करने के लिए पंडाल का अनुमति हाईकोर्ट से लाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है और माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हम सभी निश्चित रूप से एक सोनार बंगाल, अपना पश्चिम बंगाल को विकसित बंगाल बनाने का आशीर्वाद माँ से मांगा है। बंगाल में अब सियासी लड़ाई त्रिकोणीय होती दिख रही है। दीदी बनाम बीजेपी के बीच अब ओवैसी कबीर फैक्टर कितना असर डालेगा, यही तय करेगा कि इस बार बंगाल में असली खेला कौन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश बेनकाब हुई है। यूपी एटीएस ने इस साजिश में शामिल आतंकी हारिश को गिरफ्तार किया तो कई नापाक प्लानिंग का पर्दाफाश हुआ। अब इस साजिश के तार हारिश के काजी भाई से जुड़ रहे हैं, जिसकी तलाश में अब यूपी एटीएस लग गई है। आईएसआईएस का आतंकी मॉड्यूल भारत में चलाने की कोशिश करने वाला हारिस एटीएस के शिकंजे में है। आतंकी साजिश पर रोज नए खुलासे कर रहा है। डॉक्टर के सफेद कोट के पीछे इसकी काली साजिश तो बेनकाब हो चुकी है, साथ ही सामने आ रही उस साजिशकर्ता की पहचान जिसके इशारे हारिस आतंकी ऑपरेशन को अंजाम देने में लगा था। एटीएस से पूछताछ में हारिस ने उसका नाम भी बता दिया। एटीएस ने सवाल किया कि आईएस के संपर्क में कैसे आए, तो हारिस ने जवाब दिया कि नीट की तैयारी के दौरान वो आईएस से जुड़ा। काजी भाई ने उसे नेक काम से जोड़ा। एटीएस ने फिर सवाल किया कि ये काजी भाई कौन है, जिसका जवाब बेहद हैरान करने वाला रहा। हारिस ने जवाब दिया कि काजी भाई आईएस के बड़े रहनुमा हैं और शायद राजस्थान से हैं। इसके बाद एटीएस ने सवाल किया कि आईएस उससे क्या करवाना चाहता था, तो जवाब मिला कि उसे आईएस के निर्देश के मुताबिक नए लड़कों की फौज बनानी थी, जिसका मकसद जंगे जिहाद था। फिर एटीएस ने अगला सवाल किया कि क्या तुमने साथी जोड़ने शुरू किए थे, जिसके जवाब में हारिस ने बताया कि अब तक उसने 50 से ज्यादा लाके खोज लिए थे, बस उन्हें मिशन का मकसद समझाना था। तो एटीएस ने उससे मिशन के बारे में पूछा, तो हारिस ने बताया कि ऐसे हालात में शरिया ही रास्ता है। फिर एटीएस ने फंडिंग को लेकर सवाल किया। पहले तो हारिस ने टालने की कोशिश की, लेकिन फिर बता दिया कि अलग अलग खातों में पैसे आते थे। हारिस से सवाल जवाब के दौरान एटीएस की टीम भी हैरान थी, कैसे वो आईएस के इशारे पर आतंक की राह पकड़ चुका था और देश के अंदर शरिया लागू करने की मंशा पाले था। एटीएस ने उससे आगे पूछा कि नाबालिग लड़के ही तुम्हारे टारगेट पर क्यों थे, तो जवाब मिला कि नाबालिगों की सोच आक्रामक होती है। नाबालिग आसानी से तैयार हो जाते हैं और वो कानून से भी बच सकते हैं। करीब 6 घंटे तक एटीएस ने हारिस से 20 से ज्यादा सवाल पूछे। अब एटीएस की टीम हारिस के काजी भाई का पता लगाने में जुटी है। साथ ही पता लगा रही है कि वो 50 से ज्यादा लड़ाके कौन हैं जिन्हें हारिस ने आतंक के लिए तैयार करने की प्लानिंग की थी। मामले में आगे की पड़ताल के लिए एटीएस जल्द ही हारिस को लेकर मुरादाबाद और सहारनपुर जा सकती है। हारिस ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी अपने सवालों के जवाब में बताई, जिसमें इस बात का जिक्र किया कि जो आतंकी होते थे उनको ये सभी जो ग्रुप के मेंबर्स थे वो शहीद कहते थे। कैमरामैन रामबाला साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। अक्सर हमने देखा है कि पिछले कुछ वक्त में यूपी उत्तराखंड में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें ढाबों का नाम कुछ और था और पहचान कुछ और। ऐसा ही एक मामला अब हरियाणा में भी सामने आया है, जहां नाम तो पंजाबी ढाबा था लेकिन पहचान कुछ और थी। बोर्ड पर लिखा है पंजाबी ढाबा। पंजाबी ढाबे के ऊपर लिखा है जय श्री राम और प्रोप्राइटर का नाम लिखा है मलकीत सिंह। लेकिन अक्सर जो दिखता है वो सच नहीं होता। ऐसा ही कुछ इस जगह के साथ भी हो रहा है। आरोप है कि यह जगह जहां बकायदा जय श्री राम लिखकर पंजाबी ढाबा लिखा गया, उसकी दरअसल असली पहचान कुछ और है, और पहचान ऐसी जिसका सनातन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आरोप है कि पंजाबी ढाबा नाम के इस ढाबे को दरअसल एक मुसलमान चला रहा था और जानबूझकर नाम बदलकर इस ढाबे को चलाया जा रहा था। बस यही बात सामने आई तो बवाल मच गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता ढाबे में पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। कुर्सियां फेंकी गई, टेबल तोड़ दिए गए, बर्तन गिरा दिए गए और ढाबे में तोड़फोड़ मच गई। तस्वीरें कुरुक्षेत्र की हैं, जो कि कभी महाभारत की लड़ाई का गवाह बना था, लेकिन यहां मुस्लिम का नाम बदलकर ढाबा चलाने पर महाभारत छिड़ गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि पूरा ढाबा ही तहस नहस कर दिया गया। इस पूरे हंगामे के दौरान पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस बस मूक दर्शक की तरह देखती रही। तो नाम बदल करके अपने ढाबे चला रहे हैं। आप लोग अपना नाम रख के, अपना नाम लिख करके अपना व्यवसाय करो। अब हिंदू नाम सरेआम लिखे हुए हैं। ऐसे ही भी हमने इनसे कहा था कि आप अपने धर्म का नाम लिख के, अपना नाम लिख करके आप अपना काम करो, हमें कोई परेशानी नहीं है। बजरंग दल का आरोप है कि यहाँ न सिर्फ मुस्लिम शख्स ने धोखा देकर नाम बदलकर ढाबा चलाया, बल्कि नवरात्रि में नॉनवेज भी परोसा जा रहा था। आपने पंजाबी ढाबा लिखा हुआ है, वहाँ आप मांसाहार करवा रहे हैं। हमारे जो तीर्थ यात्री आते हैं, आप माता के जगराते चले हुए हैं, नवरात्रे चले हुए हैं। इन दिनों में
हम लहसुन प्याज तक भी नहीं खाते और ये लोग हमें मांसाहार खिला रहे हैं। बजरंग दल के मुताबिक पहले भी कई बार चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन तब भी ढाबा संचालक ने बात नहीं मानी और अपनी असली पहचान जाहिर नहीं की। इनको चेतावनी दी थी और आज भी चेताने आए हैं, उसके बाद जो भी घटना होगी उसके लिए स्वयं जिम्मेवार है, बजरंग दल जिम्मेवार नहीं है। इसके बाद मामला और तब बढ़ गया जब हंगामा करने के अगले दिन बजरंग दल के कार्यकर्ता एक बार फिर पहुंचे और इस बार ढाबे के ही बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इस पूरे हंगामे के बाद अब पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।